स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 20 मिनट सीरीज़, जिसमें कि मैं 20 मिनट्स में चैप्टर को ख़त्म करके आपको एक क्रिस्प रिवीजन प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले बोर्ड एग्जाम्स को नज़र पर रख के मैंने ये डिसाइड किया था। ओके, तो मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो कि आप जानते हो कि क्लास 9th की है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि क्लास 9th के बच्चे मुझे बहुत वो कह रहे थे कि सर हमारा भी एग्ज़ाम आने वाला है, आप सिर्फ 10th को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, 9th को नहीं दे रहे हो। तो मैं उनके लिए 10th वालों की भी जल्द ही लाऊंगा, बहुत जल्द आएगी। तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में काफ़ी कुछ रिवीजन कर लेंगे। पर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो रिवीजन है, ये उन बच्चों में काम करेगा जो बच्चे एनसीईआरटी को रीड करते हैं। ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अगर आप चाहोगे कि सिर्फ इसे पढ़ के और मैं एग्जाम में चला जाऊँ और सारे क्वेश्चन अटेंड कर लूँ, चांसेस आर देयर दैट यू विल मिस सम क्वेश्चंस बिकॉज यू हैवंट fully completed NCERT. okay, so this is very good for revision, right? okay, so now let's start. देखो, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था, मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर एपार्थाइड सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था। ये एपार्थाइड क्या है? ये एपार्थाइड जो है ना, ये काले और गोरों के बीच का क्या कहते हैं उसको, स्ट्रगल था एपार्थाइड, ठीक है, स्ट्रगल बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल। ओके, हाँ, मैं और आप लोगों को ये बता दूं कि ये सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एपार्थाइड जो होता है, ये ब्लैक और वाइट पीपल के बीच स्ट्रगल होता है। इनके बीच जो है वो सबसे बड़े लीडर उभर कर आए थे उस टाइम पर, नेल्सन मंडेला, जो ब्लैक पीपल को लीड करते थे, और फाइनली उनके अधिकार के लिए लड़ते लड़ते उन्हें जेल हो गई थी, और वो 27 ईयर्स जेल में रहकर आए थे, करेक्ट। तो ये काफ़ी सालों तक चला। अगर आप फैक्चुअल डेटा की बात करो तो इन 1994 एपार्थाइड को कहते हैं सिस्टम बंद कर दिया गया, या हम ये कह सकते हैं कि एपार्थाइड मूवमेंट जो है वो डिफीट हो गया और नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया साउथ अफ्रीका के लिए 1996। और आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, वो नेल्सन मंडेला ही थे, करेक्ट है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं हम अपने स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी में दिया गया है उसके लिए, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों है, क्यों साउथ अफ्रीका के लोगों ने इतने सालों तक स्ट्रगल किया और फाइनली एट द एंड उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है, और कंट्री में एक स्टेबिलिटी लाए। तो मैंने ही खुद उसका जवाब दे दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का नीड आप आगे देख रहे हो, यहाँ पर है। यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स हैं, देखो 6 पॉइंट्स हैं। आई विल रिकमेंड यू टू रिमेंबर ऑल द 6 पॉइंट्स, बट एट लीस्ट यू शुड रिमेंबर 4 पॉइंट्स, राइट, एट लीस्ट 4 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज एवरी कंट्री ड्राफ्ट्स इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला ज़रूरत ही यही है कि आप अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हो तो सीधी सी बात है कि आपका अपना एक आइडेंटिटी होगा, आपका अपना एक देश को चलाने का तरीका होगा। बाकी कंट्रीज़ आप में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है मेरी ना? नोबडी विल इंटरफेयर, दैट्स योर आइडेंटिटी, राइट, दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज Constitution of a nation is a set of written laws accepted by people living together in a country. Whenever you buy new toys, right? अगर आप एक नया टॉय खरीदते हो, या आप एक नया मोबाइल खरीदते हो, या आप एक नया आपके घर में आपके फादर मदर नया स्कूटी या बाइक लेते हैं, कुछ भी चीज़ हो, तो आपके साथ उसके साथ आप देखते होगे कि एक रूल बुक आता है, राइट। उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हम जिसे कहते हैं। उसमें ये लिखा रहता है कि इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, इस चीज़ को किस तरह से केयर करना है, हाउ यू विल मेंटेन दैट, हाउ यू विल रिपेयर दैट, if any kind of issues happens then how to handle that, right? Everything is mentioned there. So constitution is like a rule book for our country, right? Mark my words very carefully, right? So if we want to run our country, if we want to maintain everything in our country, then we have to follow a rule book, and that rule book is constitution, correct? उसके बाद देखो, it generates ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये पॉइंट सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा, पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है तो लोगों के अंदर ये विश्वास रहता है कि भाई हमको सारे अधिकार मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा देख रेख करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। तो छोटे से छोटे वर्ग के लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कास्ट एंड ऑल, उसके बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी होती हैं। इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिसका वीक हो, राइट, और जो लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं गेन कर पाते होंगे, शायद वो लोग सोशल आउटकास्ट हैं, ठीक है, जिस तबके के लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, जिस कम्युनिटी को, जिस क्लास को वो लोग बिलोंग करते हैं, उनके मन में एक ट्रस्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, सो वी कैन लिव पीसफुली इन आवर कंट्री। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज a point, a very solid point which generates trust and coordination in the minds of people, right? That's why this point is given. ये स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मैंने अब कहा था आपको थोड़ी देर पहले रूल बुक के बारे में, तो यही एक तरह से स्पेसिफिकेशन करता है, यही एक तरह से बताता है कि गवर्नमेंट में
किस तरह से गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरह से बनाना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरह से रन करना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें इससे हमें पता चलती है। हाउ ए गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, one of my most means important point of this, I said my because I think this is the most important point, okay, so you should pay attention to this very very carefully. It lays down limits on the powers of the government. देखो गवर्नमेंट है, सरकार हम सबको चलाती है, सरकार हम सबको एक तरह से हमारा गार्जियन ही है इस कंट्री में, ठीक है ना। और उसके भी लिमिट को सेट कौन करता है, उसके भी लिमिट को सेट करता है सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि सरकार अगर है, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट, देन दैट डजंट मीन्स दैट द कंट्री बिलोंग्स टू दैट गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट कांट डू व्हाट दे थिंक, okay, they have to follow a particular norm, they have to follow a particular system, they have to follow a particular rule. So that's why in order to look after them, in order to have a check on them, there is a constitution. तो constitution क्या करता है, उनके भी पावर्स पे रोक लगाता है कि भाई आप इतना तक ही कर सकते हो, इसके आगे आप नहीं कर सकते, वो आपके अधिकार में भी नहीं है। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे वॉट एवर हो, इट डजेंट मैटर, ओके। Now, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. When you'll read the constitution, then you'll see many important things and many beautiful things also. The first one is the preamble of the constitution, which declares that we, the people of India, it starts like this, right? तो ये कहता है कि लोगों के, उससे पढ़कर ये पता चलता है कि भारत देश में रहने वाले लोगों के मन का इच्छा क्या है, लोगों के मन का एस्पिरेशन क्या है, लोगों के मन की आशाएं क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती पन्नों से मिल जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग के पेजेस से ही आपको मिल जाती है, करेक्ट है। यस, दिस लाइन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है, हाउ व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एट द टाइम दे मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानना है, ठीक है। देखो ये प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका था नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में किया हुआ काम है, ठीक है। तो ये नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे ही स्टार्ट हो चुका था प्रोसेस, ये अंदर प्रोसेस चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना, लोगों का सिलेक्ट होना, और कुछ पर्टिकुलर लोगों को उनकी जिम्मेदारी के, उनके एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जिम्मेदारी देना, ठीक है ना। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग कमिटीज़ थी, स्टीयरिंग कमेटी थी, बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ थी जिनके अलग अलग चेयरमैन हुआ करते थे, राइट। तो 1928 में पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था, फिर 1931 में दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है। यहाँ पर नाम भी मेंशन है वैसे, मोतीलाल नेहरू और अदर 8 लीडर्स, ठीक है, डिमांडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उन लोगों ने डिमांड किया कि भाई UAF होना चाहिए देश में, एंड एवरीबडी नोज आई थिंक दैट व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। जहाँ पर कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को, नॉट बच्चे सॉरी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बोलने का आदत हो गया, तो 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं इंडियन सिटीजन होंगे, दे शुड बी अलाउड, नॉट शुड, बेसिकली दे मस्ट बी अलाउड टू वोट। ये मैंडेटरी था कि उनको वोट देना होगा, ठीक है। मतलब वोट देने का अधिकार मैंडेटरी था। वोटिंग के टाइम में कोई आपको घर से निकाल के ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के नहीं ले जाएगा वोट दिलवाने, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट यस टू गेट द राइट इज़ मैंडेटरी, राइट। तो मैं जो कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स के अलावा, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अलावा क्या क्या चीज़ें डिमांड की गई थी कि वो राइट्स देना चाहिए। यहाँ देखो ध्यान से, सोशल जस्टिस, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, लोगों को लिबर्टी मिलना चाहिए। लिबर्टी, जिस बच्चों को पता नहीं हो ध्यान से समझना, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, एक तरह से आपका अपना आज़ादी, योर पर्सनल, हेयर फ्रीडम इज़ क्वाइट पर्सनल, राइट। उसके बाद राइट टू फ्रीडम। अब बोलोगे सर आप एक तरफ तो लिबर्टी बोल रहे हो और एक तरफ राइट टू फ्रीडम बोल रहे हो, ये क्या है। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप आज़ाद हो अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए, आप आज़ाद हो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली राइट टू फ्रीडम में भी आ जाता है, काफ़ी कुछ सिमिलर है। बट लिबर्टी में क्या होता है कि ये आपकी पर्सनल लिबर्टी हो जाती है काफ़ी कुछ, मतलब आप आज़ाद हो टू फॉलो एनी प्रोफेशन, टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू थिंक, ओके। यू हैव द लिबर्टी टू, एज आई ऑलरेडी सेड, कि अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, आपके पास लिबर्टी है कि आप कुछ भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ सिमिलर है। और राइट टू फ्रीडम में राइट्स, स्पेसिफिकली राइट्स को मेंशन ज़्यादा किया जाता है कि राइट टू फ्रीडम में आ जाएगा फ्रीडम टू स्पीक, ठीक है, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, और अगर कोई मन नहीं है तो कोई भी रिलीजन मत फॉलो करिए, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसमें राइट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, और लिबर्टी में वो वर्ड आज़ादी पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है कि भाई उनको आज़ादी मिलना चाहिए, ठीक है। अब लिबर्टी इन द सेंस समझ रहे हो ना, आप अपने पैरों पे खड़े हो, यानी नरेंद्र मोदी जी के पास अगर कोई अधिकार है तो उतना ही अधिकार आपके पास भी है, ठीक है।
लीडर्स इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल ऑफ यूएस। देखो ऐसे बोला जाएगा ना तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनसे इंस्पायर्ड है। ठीक है, जैसे कौन कौन से वो कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस से काफ़ी इंस्पायर्ड था, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो ब्रिटिश क्योंकि रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश का सिस्टम तो ऑब्वियसली इंडिया इंस्पायर हुआ होगा उससे, यानी कि उसको भी मिलाया गया होगा। यूनाइटेड स्टेट्स से था, और कुछ कंट्रीज़ के नाम अगर यहाँ मैंशन जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ नहीं है तो मैं बता देता हूँ, रशिया से था। ठीक है, आयरलैंड, समझ रहे हो। तो ये कंट्रीज़ भी थे जिनसे कि इंडिया काफ़ी कुछ इंस्पायर होकर 5-6 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर एक तरह से उनका एक जिस्ट निकाल कर, उनसे सारी अच्छी चीज़ें निकाल कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो और कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि बीच में आप लोगों को बता दूँ तो अच्छा रहेगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक इकलौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन नहीं है। ठीक है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बनने के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, किन किन कंट्रीज से वो इंस्पायर थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो ऑर्गन है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर जो थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये कब का बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात कर रहा हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जा रहा था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को सॉरी, और उसको इनेक्ट किया गया यानी इम्प्लीमेंट किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को, जिसे कि हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ये सब आप जानते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ही सही है, जानना जरूरी है कि वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कहीं भी आप देखो कि विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन ऑब्वियसली इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। नाउ अरे सॉरी, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द लास्ट जो कि मैंने नोट्स बनाया है ना, तो उसका ये आखिरी लाइन है, प्रियम्बल। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पेज में प्रियम्बल मेंशन्ड है, प्रियम्बल लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ, सोलैमली रिजॉल्व, ये सब कुछ कुछ वर्ड्स उसमें मेंशन किए होंगे। आप एनसीईआरटी खोल कर देखो, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। उसमें कई सारे वर्ड है, सेक्युलर, ठीक है, फ्रैटर्निटी, ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें मेंशन्ड किए गए हैं, और उनका मीनिंग भी आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये मैंने चैप्टर भी अपलोड किया हुआ है डिटेलिंग में, आप उस चैप्टर को भी देख सकते हो। ये फिलहाल एक उसका रिवीजन वाला फॉर्म है, तो इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुस रहा हूँ। ठीक है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल उस फिलॉसफी के बारे में बात करता है जिस फिलॉसफी पे बेस करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है, तो प्रियम्बल तो हो गया हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ पर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट इज़ नोन एज, सुप्रीम कोर्ट इज़ नोन एज वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कहीं से भी कुछ गलत होता दिखाई देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, यानी आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके, ठीक है, और आपको सही जस्टिस दिलाएगा। ये आपका अधिकार है। करेक्ट है, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन को रखता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का देख रेख कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की को इंटरप्रेट कौन करता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। विच गवर्नमेंट बॉडी, इट्स नॉट बाय द वे गवर्नमेंट बॉडी, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, सो it interprets the constitution, okay, and all the justice that is given to people is given on that basis only, okay। तो आप लोग ये चीज़ को अच्छे से जानते हो कि एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है और एक लेजिस्लेचर होता है। तो हमारा जुडिशरी में ही आता है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट। और इनके पास ही अधिकार होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को के वॉचडॉग बन सकते हो आप। करेक्ट है, चलो बढ़िया। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा, और ये चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसका पूरा एक तरह से निचोड़ मैंने अभी आप लोगों को दिया। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस। फॉर डिटेल्ड वीडियो ऑफ लाइन बाय लाइन थ्रू एनसीईआरटी यू कैन रेफर टू the other video obviously that I'll mention. I'll give the link in the description. Okay, bye bye everyone, have a nice day.